रेखा जी, आपने किस नाम से ज्वाइन किए हैं? हाँ रेखा हाँ, रेखा जैन से नाम के ही ज्वाइन हुई हूँ। रेखा जैन, ओके। और हाँ। सीमा जी धोका, आप ज्वाइन कर चुके हैं? सीमा जी, नमन नमन जैन। ओके। लेकिन नमन जैन तो अभी दिखा रहा नहीं है। दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे तो। दिख रहा है ना? हाँ, है नमन जैन। ओके, ठीक है। हेलो पूरा। सर, क्लास स्टार्ट कराएं? सॉरी, मैं भूल गया था कि किसी डिस्कशन में लग गया था। सॉरी जी सर, कोई बात नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं। जी। त्रिपदी वंदना के साथ सभी के हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल के जनवरी महीना लेश्या ध्यान, इस महीने का टॉपिक है हमारा ध्यान टॉपिक लेश्या ध्यान। आशा है आप सभी ने अपने प्रैक्टिकल जो 30 मिनट डेली ध्यान साधना का जो क्रम चलता है शुरू कर दिया होगा और साथ ही साथ अपने थ्योरी की तैयारियां भी शुरू कर दी होगी। तो एक दो इन्फॉर्मेशंस देनी थी। एक तो नेक्स्ट क्लास से हमारी क्लास का टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि दूसरा कोर्स सेम टाइम पे शुरू हो रहा है। 8 जनवरी और 11 जनवरी 2 सप्ताह के लिए टाइम चेंज होगा। रात 8 बजे से 9 बजे तक क्लास का टाइम रहेगा। ग्रुप में मैसेज दे दिया जाएगा तो सभी लोगों को ध्यान रहे। और एक गूगल फॉर्म फिल करना है जो लेवल 2 एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा ग्रुप में। तो प्लीज़ उसको भर के सबमिट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे पास पूरा डेटा तैयार हो जाए। तो शुरू करते हैं आज के प्रेजेंटेशंस। लेश्या ध्यान के सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेश्या ध्यान का, उसके प्रकार, प्रशस्त अप्रशस्त लेश्या, ये सबको इस सब के प्रेजेंटेशन के लिए सीमा जी धोका नवी मुंबई से। सीमा जी, आप रेडी हैं? हाँ, रेडी हूँ। मंजू आप मुख्या मरा मरा आवाज आ रही है मेरी? जी, थोड़ा सा आप अपना वीडियो सेट कर लीजिए, मोबाइल से अगर हैं तो थोड़ा सा पीछे कीजिए। जी, क्लियर है? जी। स्टार्ट करूं? जी हाँ, कीजिए। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोदी जी सर, सभी प्रशिक्षक गण एवं सभी साधक गण को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सीमा धोका, कोपर खेलने, नई मुंबई से। मेरा विषय है लेश्या के प्रकार। जीव के शुभ अशुभ परिणाम को लेश्या कहते हैं। चेतना की भावधारा लेश्या है, जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है, जिसके द्वारा आत्मा पुण्य पाप से अपने को लिप्त करती है, वह लेश्या है। जैसे हम कह सकते हैं किसी चिकनी चीज के साथ रूखी चीज का मिलन हो जाए तो वह लेश्या है। लेश्या हमारी चेतना की एक रश्मि है। जैसे सूरज की रश्मियां होती है, वैसे ही हमारी चेतना की रश्मियां होती है। चेतना हमारे भीतर है, किंतु उसकी रश्मियां बाहर तक फैली हुई है। लेश्या आभा मंडल हमारा एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति स्वयं को देख सकता है
अपने आचार, विचार, भावनाओं और व्यवहार को देख सकता है। लेस्या के 2 प्रकार है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या, अर्थात पौद्गलिक लेस्या और आत्मिक लेस्या। द्रव्य लेस्या के 2 प्रकार है, कर्म लेस्या और न कर्म लेस्या। कर्म बंधन के साथ लेस्याओं का बहुत गहरा संबंध है। लेस्या जब सक्रियमान होती है तो अशुभ कर्म का बंध होता है, ठीक वैसे ही जब विशुद्धीयमान होती है तो शुभ कर्म का बंध होता है। कर्म जन्म की विकृति के आधार पर आत्मा के परिणाम भले बुरे होते हैं। विचारधारा की शुद्धि एवं अशुद्धि में अनंत गुण तरंतम भाव होता है। इसी तरंतम भाव के आधार पर लेस्या को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहली 3 जो लेस्याएं है वह अशुभ और अधर्म लेस्याएं हैं। अंतिम 3 शुभ और धर्म लेस्या है। पहली लेस्या है कृष्ण लेस्या। इसका वर्ण काजल के समान काला और काजल के समान काला होता है और सोंठ से अनंत इसका वर्ण काजल के समान काला होता है और नीम से अनंत गुण कटु होता है। इस लेस्या के व्यक्ति बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, बिना सोचे समझे कार्य करने वाले होते हैं। दूसरी लेस्या है नील लेस्या। नीलम के समान नीला इसका वर्ण होता है और सोंठ से अधिक तीक्ष्ण इसका रस होता है। इस स्वभाव वाले व्यक्ति कपटी स्वभाव के होते हैं, निर्लज होते हैं, पौद्गलिक सुखों की इच्छा करने वाले होते हैं। तीसरी है कापोत लेस्या। कापोत लेस्या अर्थात जैसे उसका वर्ण कबूतर के गले के समान होता है और कच्चे आम से अधिक कसेला इसका रस होता है। इसका जो कापोत लेस्या के व्यक्ति होते हैं, इनका स्वभाव बिना सोचे समझे बोलने वाले होते हैं और वक्र स्वभाव के होते हैं। दूसरों को दुख देने वाली मतलब अनसट ऐसी कोई भी भाषा बोल देते हैं जिसे दूसरे व्यक्ति को दुखी हो वैसी भाषा बोलते हैं। चौथी लेस्या है तेजो लेस्या। सिंदूर के समान लाल और पक्के आम से अधिक अनंत गुण मीठा इसका रस होता है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति ममत्व से दूर रहते हैं, धर्म में अधिक श्रद्धा रखने वाले होते हैं। पांचवी लेस्या है पदम लेस्या। हल्दी के समान पीली और मधु से अनंत गुण मीठी होती है। इस लेस्या के व्यक्ति क्रोध नहीं करते हैं, मीठा बोलते हैं और इंद्रियों की इच्छा नहीं रखने वाले होते हैं, इंद्रिय पे विजय पाने वाले होते हैं। शुक्ल लेस्या एकदम क्लियर जैसे श्वेत, सम के समान श्वेत और मिश्री से अनंत गुण मीठा इसका रस होता है। ऐसी जो शुभ लेस्या के व्यक्ति होते हैं वे राग द्वेष रहित होते हैं, आत्मलीन होते हैं, अपने आत्मा में लीन रहते हैं। एकदम बोलते हैं ना जैसे एकदम क्लियर, जैसे जो अपने साधु संत जैसे आचार्य होते हैं, शुक्ल लेस्या वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, रत्नों का प्रकाश, शरीर के रंग आदि ये नो कर्म लेस्या। लेस्या का दूसरा पक्ष है भाव लेस्या। आत्म विचारों को भाव लेस्या कहते हैं। जैसी भावना जागती है वैसा आभा मंडल बनता है और जैसा आभा मंडल होता है वैसी भावना जागती है। रंग और भाव का बहुत ही गहरा संबंध है। रंग 2 प्रकार के होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त रंग।
प्रशस्त रंग प्रकाशमय होते हैं और अप्रशस्त रंग अप्रकाशमय होते हैं। प्रशस्त रंग शुभ लेशिया के साधक होते हैं और अप्रशस्त रंग अशुभ लेशिया के साधक होते हैं। रंग का विज्ञान भीतरी वातावरण को वातानुकूलित बनाने का महत्वपूर्ण विज्ञान है। हम इसका मूल्यांकन करें और प्रयोग करें। रंगों का संतुलन सधेगा तो वो जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगा। लेशिया ध्यान केवल रंगों का ही ध्यान नहीं है, वो भावधारा के परिष्कार का महत्वपूर्ण प्रयोग है। अतः लेशिया ध्यान का हम प्रयोग करें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। सीमा जी, सर प्लीज। सीमा जी, आपने 6 लेशियाएं बताई, 3 शुभ और 3 अशुभ। आप कौन सी लेशिया में हैं? अभी तो हमारे अंदर सब लेशिया भी चलती रहती है, चारों 6 लेशिया। कभी क्रोध का भाव जागता है, कभी जैसा भाव जागता है उसके आधार पर। इस वक्त तो मैं कह सकती हूँ तेजो लेशिया में। गुड गुड। मतलब सामान्यतः हम सभी में 6 लेशियाएं हैं, 6 लेकिन लेशिया इस वक्त तो मैं कह सकती हूँ मैं तेजो लेशिया में हूँ। तेजो लेशिया में सामान्यतः एक हर व्यक्ति की लेशिया होती है, एक सामान्यतः होती है, बाकी 6 लेशियाएं रहती है भाव के आधार पर। हाँ, 6 लेशिया है हमारे शरीर में। लेकिन प्रेक्षा ध्यान के साधक को तेजो लेशिया से नीचे नहीं रहना चाहिए। भूल चूक से चले भी जाए तो तुरंत वापस आना चाहिए उसे। जैसे ही कोई जागरूक रहे कि कृष्ण नील कापोत लेशिया का भाव आए, तुरंत जागरूक हो जाए, मंत्र का सहारा ले, श्वास का सहारा ले, शुभ उसको अशुभ को कैंसिल करे, और तो उसे तेजो लेशिया से ऊपर ही रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है लेशिया ध्यान का आध्यात्मिक आधार, सीमा जी गिरिया, कोलकाता से। सीमा जी। सीमा जी गिरिया। सीमा जी गिरिया, आप सुन पा रहे हैं? એને તારી બાજુ ત્યાં સૂતું તું અહીંયા વહી ત્યાં સૂતો ને એટલે ગુસ્સો કેટલો કર્યો એને. ભલે કાંઈ વાંધો નહીં, પછી કે હું બહાર સુઈ જાઉં. હું તો અહીંયા સુઈ જાતો કે મને અહીંયા તારી રૂમમાં નથી. आप सभी से रिक्वेस्ट, प्लीज अपने सब म्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो। सीमा जी गिरिया। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ले लेते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी जी, शुरू करूं? आपका स्टार्ट करूं? 1 मिनट सीमा जी, आपका देख नहीं पा रहे वीडियो। ओके। अब है? नहीं, आप या तो हैंड रेज कीजिए, हम देख नहीं पा रहे हैं फिर आप। वीडियो तो है ना उनका? वंदना जी, उनका वीडियो ऑन है, जब वो बोल रही दिखाई दे रहे। ओके ओके, ठीक है सीमा जी, आप स्टार्ट कीजिए। मुझे नहीं दिख रहा है तो स्पॉट। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम। Respected Modi sir and all the practitioners, सादर जय जिनेंद्र। लेशिया का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। लेशिया, मेरी क्लियर है आवाज? जी जी सीमा जी। लेशिया जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है आंतरिक अध्यवसाय। वह हमारी भावधारा है जो कर्म शरीर से स्पंदित होकर, तेजस शरीर से अनुप्राणित होकर चित्त के साथ काम करती है। लेशिया की तात्विक परिभाषा है योग के साथ होने वाली आत्मिक और पौद्गलिक हलचल तथा उसके साथ बदलने वाले वर्ण विशेष को लेशिया कहते हैं। योग यानी हमारी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। योग के साथ लेशिया का सहचर्य का संबंध है। जहाँ योग है वहाँ लेशिया है, जहाँ लेशिया है वहाँ योग है। आत्म विकास की जो 14 श्रेणियां हैं उनमें 13वें गुणस्थान तक जहां तक योग है वहां तक लेशिया है। 14वें गुणस्थान में योग भी नहीं है और लेशिया भी नहीं है, जिसका नाम अयोगी केवली गुणस्थान है, और वहां पर कोई कर्मों का बंधन भी नहीं है। अर्थात
जहाँ योग नहीं वहाँ लेशा नहीं और कर्मों का बंधन भी नहीं है। लेशा के दो रूप हैं, जैसा कि अभी सीमा जी ने भी बताया, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य लेशा पौद्गलिक है, भाव लेशा आत्मिक है। ये जो लेशा के 6 प्रकार हैं, ये द्रव्य लेशा के आधार पर ही किए गए हैं। इनमें जो 3 लेशाएं, प्रथम 3 लेशाएं अशुभ लेशाएं हैं, अधर्म लेशाएं हैं, अप्रशस्त लेशाएं हैं। अंतिम 3 लेशाएं धर्म लेशा, शुभ लेशा, प्रशस्त लेशाएं हैं। लेशा अशुभ क्यों बनती है? जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तब लेशाएं अशुभ बनती है। मोहनीय कर्म के उदय से लेशा अशुभ बनती है, हमारी भावधारा अशुभ बनती है। फलस्वरूप हमारे पाप कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंधन होता है। और जब मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम रहता है तो हमारी लेशा शुभ रहती है, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है तथा उसके साथ जो सहज रूप में कर्मों का बंधन होता है वो भी शुभ कर्मों का बंधन होता है, पुण्य का बंधन होता है। मोहनीय कर्म यानी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये जितने जितने उपशांत रहते हैं, इनका क्षय क्षयोपशम रहता है, जब कंट्रोल में रहते हैं तो हमारी लेशा जो है शुभ रहती है। निरंतर अशुभ लेशा नहीं रहने से हमारे अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होगा। अभी हम कर्मों के बंधन को तो रोक नहीं सकते पूरी तरह, हमारे निरंतर 7 या 8 कर्मों का बंधन निरंतर हो रहा है। जब आयुष्य कर्म का बंधन है उस समय 8 कर्मों का बंधन है, और जब आयुष्य कर्म नहीं बंध रहा है उस समय हमारे 7 कर्मों का बंधन निरंतर हो रहा है। तो कर्मों के बंधन को तो हम अभी रोक नहीं सकते, कम से कम हम यह कर सकते हैं कि हम अशुभ कर्मों के बंधन को रोक दें। तो अशुभ कर्मों के बंधन को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम अशुभ लेशा में न जाएं, हम हमेशा शुभ लेशा में ही रहें, हमारे कषायों पर हमारा नियंत्रण रहे तो हमारी लेशा जो है शुभ रहेगी। और जितना जितना हमारा कषायों पर नियंत्रण होगा उतना उतना ही जो हमारा प्रस्थान है वो वीतरागता की दिशा में होगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो वही है, राग द्वेष से मुक्ति की साधना, वीतरागता की साधना। और एक बात, जब हमारे आयुष्य कर्म का बंधन होता है उस समय हमारे जैसी लेशा रहती है, हमारी अगली गति का आयुष्य भी वैसा ही बनता है। उस समय हमारी अगर शुभ लेशा है, शुभ भाव है, तो हमारी अगली गति भी अच्छी बनेगी। और आयुष्य कर्म बनते समय अगर लेशा अशुभ है तो अगली गति का बंधन भी अशुभ ही होगा, क्योंकि जीव जिस लेशा में मृत्यु होती है जीव की, उसी लेशा में ही जन्मता है। यानी मरते समय जीव के जैसे भावधारा रहती है, जैसी लेशा रहती है, इससे हमें समझ जाते हैं कि उसकी अगली गति कैसी होने वाली है। लेशा, ये जो 14 गुणस्थान हैं, इनमें प्रथम से लेकर 6ठे गुणस्थान तक सभी लेशाएं रहती है, 6 लेशाएं रहती है। 7वें गुणस्थान में जो अप्रमत्त संयत गुणस्थान है उसमें केवल 3 शुभ लेशाएं ही रहती है। और 8वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक जहाँ इतनी भावों की विशुद्धि है वहां सिर्फ एक शुक्ल लेशा ही है। 14वां गुणस्थान अलेशी है, वहां न योग है, न लेशा है, न कोई कर्मों का बंधन है। संगीत मनुष्यों में यानी हम में सभी प्रकार की लेशाएं पाई जाती है, 6 लेशाएं ही हो सकती है। एक समय में एक जीव में एक ही लेशा रहती है, जैसी भावधारा परिवर्तन होती है ठीक वैसे ही लेशा भी परिवर्तित हो जाती है। अभी लेशाओं के जो शुभ अशुभ लेशाएं हैं उनके स्वरूप के बारे में सीमा जी ने भी बताया, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि कृष्ण लेशा जो है वो काजल के समान काली तथा नीम से भी अनंत गुणा कड़वे रस वाले पुद्गलों के संबंध से हमारी आत्मा के जो परिणाम होते हैं वो कृष्ण लेशा के परिणाम है। नील लेशा नीलम के समान नीली तथा सौंठ से अनंत तीक्ष्ण रस वाले पुद्गलों के संबंध से जो हमारी आत्मा के परिणाम होते हैं वो नील लेशा के परिणाम है। कापोत लेशा कबूतर के गले के समान रंग वाली तथा
कच्चे आम का रस कितना कसेला होता है। कच्चे आम का रस, कच्चे आम के रस वाले पुद्गलों के संबंध से जो हमारी आत्मा के परिणाम होते हैं, वे कापोक्लेशा के परिणाम हैं। तो ये तो 3 अशुभ लेशाओं के परिणाम हो गए। अब 3 शुभ लेशाएं देखिए वो कितनी मीठी है। तेजोलेशा जो है वो सिंदूर के समान लाल, रक्त के समान लाल तथा पक्के आम का रस, आम रस कितना मीठा होता है। पक्के आम के रस से भी अनंत गुणा मीठे पुद्गलों के रस वाले पुद्गलों के संबंध से जो हमारी आत्मा के परिणाम होते हैं, वो तेजोलेशा के परिणाम हैं। पद्मलेशा हल्दी के समान पीले रंग वाले तथा शहद से अनंत गुणा मीठे रस वाले पुद्गलों के संबंध से जो हमारी आत्मा के परिणाम होते हैं, वे पद्मलेशा के परिणाम हैं। और शुक्ललेशा एकदम शंख के समान सफेद, प्योर स्फटिक जैसी सफेद तथा मिश्री से भी अनंत गुणा मीठे रस वाले पुद्गलों के संबंध से जो हमारी आत्मा के परिणाम होते हैं, वे शुक्ल लेशा के परिणाम हैं। तो इन लेशाओं के स्वरूप को जानकर हमारा निरंतर प्रयास यह रहना चाहिए कि हम अशुभ लेशा में न जाएं, हमेशा शुभ लेशा में रहें, तो हमारे अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी से मैं लेशाओं के स्वरूप को और स्पष्ट कर देती हूँ। आगमों में वर्णित है ये कथा। 6 मित्र हैं, वे एक गार्डन में जाते हैं। गार्डन में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है जिसमें बहुत सारे जामुन लदे हुए हैं, एकदम भरा हुआ है जामुनों से, जामुनों के गुच्छों से पूरा पेड़ भरा हुआ है। तो एक मित्र ने कहा कि अरे चलो देखो कितने जामुन लगे हुए हैं, हम इस पेड़ को काट डालते हैं और जामुन खाते हैं। दूसरे ने कहा पूरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत है, हम तो बड़ी बड़ी डालियां काट लेंगे तो ही हमारा काम हो जाएगा। तीसरे ने कहा अरे हमें बड़ी बड़ी डालियां क्यों काटनी है, हम तो छोटी छोटी डालियां भी काट लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। चौथे ने कहा कि हमें डालियां बड़ी छोटी काटनी ही क्यों है, हम तो अगर जामुन के बड़े बड़े गुच्छे ही तोड़ लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। पांचवे ने कहा कि गुच्छे भी क्यों तोड़ने, हमें जितने जामुन चाहिए हम सिर्फ उतने ही तोड़ लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब छठे ने क्या कहा सुनिए, उसने कहा हमें क्यों पेड़ से कुछ तोड़ना है, हमें जितने जामुन चाहिए उतने तो जमीन पर बिखरे हुए ही हैं, हम वहीं से अगर उठा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो 6 व्यक्तियों के जो परिणाम थे, 6 मित्रों के जो आत्मा के परिणाम थे, ये क्रमशः कृष्ण लेशा से लेकर शुक्ल लेशा तक के परिणाम थे। प्रथम व्यक्ति जिसने पेड़ काटने की बात कही, उसके परिणाम कृष्ण लेशा थे, और अंतिम व्यक्ति जिसने कहा कि हम जामुन उठा के खा ले, उसके परिणाम शुक्ल लेशा वाले परिणाम थे। तो इन लेशाओं के स्वरूप को हम जान, हम यही प्रयत्न करें कि हम अशुभ में न जाएं। अशुभ लेशा में हम नहीं जाएंगे तो हमारे अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होगा, पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा, हमारे कषाय कम रहेंगे, और जितने जितने कषाय कम होंगे, हम शुभ लेशा में रहेंगे, उतना उतना ही हम विश्वासता की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी तथा उसके साथ जो कर्मों का सहज रूप में बंधन होगा वो भी पुण्य का ही बंधन होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी दीक्षा फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे दिया। ओम अरहम सीमा जी, सर प्लीज। विवेचन किया विषय का। सीमा जी से प्रश्न है कि मृत्यु के समय हमारी लेशा कैसी होगी, इसका निर्धारण कैसे होगा? सर जब आयुष्य कर्म जिस समय बंध रहा है उस समय हमारा जैसा आयुष्य बंध गया तो वो लेशा वैसे ही हो जाएगी। अगर शुभ आयुष्य बंधा हुआ है तो शुभ लेशा ही होगी, और अशुभ आयुष्य बंधा हुआ है तो हमारी लेशा भी उस समय अशुभ हो जाएगी, क्योंकि जीव की मृत्यु जिस समय होती है, जिस लेशा में जीव मरता है उसी लेशा में अगली गति का जन्म भी होता है। इसको मतलब ये बात तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि जिस लेशा में मरेगा उसी लेशा में जन्म होगा, लेकिन मरना कैसे होगा, किस लेशा में मरेगा, ये भी निर्धारण पहले ही हो गया। हाँ, क्योंकि अगली गति जैसी बंधी हुई है उसी लेशा में मृत्यु होगी। आयुष्य कर्म का जब बंद हुआ उसी समय निर्धारण हो गया कि मृत्यु किस लेशा में होगी और जन्म किस लेशा में होगा। तीनों एक ही लेशा में होगा, जैसा भी शुभ अशुभ जैसा भी हो। बहुत अच्छा आपने बोला। नेक्स्ट प्लीज। यस सर।
नेक्स्ट है वैज्ञानिक स्वरूप, रेखा जी जैन बेंगलोर से। जी रेखा जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज आ रही है? थोड़ी सी कम है, आप थोड़ा सा अपने पास आ जाएं स्क्रीन के। हाँ हाँ। थोड़ी कम है आपकी आवाज। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। रेस्पेक्टेड मोदी सर और प्रेक्षा ध्यान के सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रकाश, वंदना जी आप स्क्रीन शेयर करेंगे? जी। प्रकाश तरंग अथवा वेव्स के रूप में होते हैं। नहीं, ये स्लाइड दूसरा, पहले वाला। हाँ। वंदना जी। हाँ 1 मिनट रेखा जी, 1 सेकंड मैं कर रही हूँ। हाँ, प्रकाश का जो रंग होता है वह वेवलेंथ के आधार पर होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी परस्पर में व्यस्त प्रमाण से संबंधित है। वंदना जी स्लाइड शेयर कर रहे हैं, इसमें मैं समझा देती हूँ। जी अब देख पा रहे हैं? नहीं, चेंज नहीं हुआ स्लाइड, वही बता रहा है। नहीं, मेरी स्क्रीन पे तो दूसरा आपका पहला वाला वेवलेंथ वाला आ गया है। मेरे स्क्रीन पे नहीं आया है। सबको कौन सा दिख रहा है अभी? पहले वाला ही। नहीं आ ये रहा। शॉर्ट वेवलेंथ वाला दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं वंदना जी, प्रिज्म वाला दिख रहा है। हाँ, लेकिन मेरी स्क्रीन पे तो ये वेवलेंथ वाला दिखा रहा है अभी। नहीं चेंज नहीं हुआ है। पहले वाला ही है। 1 सेकंड में फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ, अभी? हाँ अभी आया है। ठीक है, सॉरी। अब स्टार्ट कीजिए। स्लाइड में देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो पिक्चर है उसमें वेवलेंथ कम है। तो अगर वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ ज्यादा है, बढ़ी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी इसमें कम हो जाती है। तो हम जितने भी कलर्स देखते हैं ना, तो ये सारे कलर्स विभिन्न फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर ही होते हैं। अभी आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं वंदना जी। जी। तो सूर्य का प्रकाश, नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखा था, मतलब सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। इन कलर्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। जी अभी देखिए। नहीं हुआ है। मेरी स्क्रीन पे वो प्रिज्म वाला आ गया है आपका। ओके ठीक है, सबने वो स्लाइड देखा हुआ है प्रिज्म वाला। तो ये प्रिज्म के कलर्स में जो है 7 कलर्स, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है तो 7 कलर्स में विभाजित हो जाता है। इन कलर्स में जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, थैंक यू वंदना जी। ठीक है जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जब सूर्य की किरणें किसी पदार्थ से होकर गुजरती है तो उस पदार्थ की विशेषता के कारण वह एक विशेष वेवलेंथ को छोड़कर बाकी सब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सूर्य की किरण एक सनफ्लावर पर पड़ती है तो सनफ्लावर क्या करता है, येलो कलर को छोड़कर बाकी के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें सिर्फ येलो कलर दिखाई देता है। हमारा यह जीवन भी रंगों पर ही टिका हुआ है। हम बाहर जितने भी पुद्गल देखते हैं वे कोई ना कोई रंग के होते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो ये शरीर है ये भी पूरा कलरफुल है। हमारा स्किन का कलर अलग होता है, खून का कलर रेड है, हमारे जो अलग अलग ग्लैंड्स है
उसके भी कलर अलग अलग होते हैं और ये सारे कलर्स हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होती है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि सनलाइट लो। तो सनलाइट में हम क्या लेते हैं? हम रंगों को भीतर लेते हैं। जितना जितना हमारे शरीर में कलर का बैलेंस होगा उतना ही स्वस्थ रह पाएंगे और जितने कलर्स की विकृति रहेगी उतना ही हमारा शरीर असंतुलित रहेगा। अब लेशा की बात करते हैं तो कृष्ण लेशा में जो जीव जीता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। नील एशिया में वेवलेंथ की लंबाई बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। कापोत लेशिया में वेवलेंथ की लंबाई और बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। इन लेशियाओं का शोधन कहाँ से होगा? वह होगा हमारे ग्रंथि तंत्र से। जब तक व्यक्ति तेजोलेशिया, पद्मलेशिया और शुक्ल लेशिया में नहीं रहेगा तब तक उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। इसके पीछे भी रंगों का विज्ञान जानने का प्रयास करेंगे। जिन व्यक्तियों की भावधारा तेजोलेशिया में रहती है उसके आभा मंडल में रेड कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर की प्रधानता रहती है। ये कलर्स व्यक्ति के आभा मंडल में होते हैं तब रेड कलर बाहर से आने वाले प्रभाव को रोकता है और इससे व्यक्ति अंतर्मुखी बन जाता है। रंग क्या करते हैं? रंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को बैलेंस करते हैं और व्यक्ति को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्टेबल करते हैं। रंगों के आधार पर बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। जैसे अगर किसी के शरीर में विष है तो हम कहते हैं कि शरीर नीला पड़ गया। कोई भय या चिंता में होते हैं तो उनका चेहरा सफेद हो जाता है। यदि किसी के नाखून पिंक कलर के हैं तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। और अगर किसी के नाखून एकदम व्हाइट हो जाते हैं तो उसके अंदर हेल्थ की डेफिशिएंसी रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा सारा जीवन तंत्र रंगों के आधार पर चलता है। आज के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ने खोज की है कि व्यक्ति के अंतर मन को, अवचेतन मन को और मस्तिष्क को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है रंग। रंग हमारे समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। रूस के एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे चंचल थे। वहां के बच्चे बहुत उधम मचाते थे। तो इसका कारण जानने के लिए एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया गया। वह आया और उसने देखा कि विद्यालय के सारी दीवारें लाल कलर से रंगी हुई थी और पर्दे भी सारे लाल कलर के थे। तो उस वैज्ञानिक ने कहा कि पहले आप दीवारों का कलर और पर्दों के कलर को बदलो। तो सारी दीवारें और पर्दे को नीले रंग से रंगा गया था। तो कुछ ही समय में बच्चों के स्वभाव में काफी परिवर्तन आया। सारे बच्चे शांत स्वभाव के हो गए। हमें रंगों का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। बहुत सी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं रंगों के ध्यान से। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो पैंक्रियास पर और येलो कलर का ध्यान करते हैं तो हमारे डेड सेल्स रिवाइव हो जाते हैं। हमारी मेमोरी पावर भी काफी हद तक बढ़ जाती है। आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान किया जाता है। हरे रंग के ध्यान से हमारे बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होते हैं। शरीर में यदि कहीं पे भी दर्द है तो उस जगह पर अगर हम हरे रंग का ध्यान करते हैं तो दर्द से काफी राहत मिलती है। रंग चिकित्सकों ने दावा किया है कि विभिन्न रंग की कांच की बोतलों में पानी अथवा तेल भरकर सूर्य की किरणों में रखा जाए तो वह एक औषधि का रूप ले लेती है। इससे कई बीमारियों से हम का इलाज कर सकते हैं। इसी के साथ ओम अरहम। ओम अरहम रेखा जी। सर आपका क्वेश्चन प्लीज। वो रंग विज्ञान है, कलर रंग चिकित्सा है, उसके हाँ। कौन कौन से 3 रंग हैं, प्रमुख 3 रंग हैं और उस हर
हर रंग की क्या विशेषता है? रेड कलर है, ग्रीन है और ब्लू है। रेड कलर से अगर कोई लेजी है और किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो रेड कलर से उसका इलाज किया जा सकता है। और हरे रंग से हमारे शरीर में प्राण शक्ति जो है बढ़ती है। और नीले रंग से जिसके शरीर में ज्यादा गर्मी है या जो ज्यादा उत्तेजित रहते हैं उनको नीले रंग की किरणों में पानी रख के पिलाया जा सकता है, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ, लाल रंग गर्म होता है और हाँ। उसका प्रभाव शरीर पर, और नीला रंग ठंडा होता है, और हरा रंग न्यूट्रल माना गया है और वो शरीर से टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालने वाला माना गया है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए लाल नहीं देंगे, कॉन्स्टिपेशन के लिए ग्रीन देंगे। ग्रीन, ओके। हाँ, यदि किसी को इनडाइजेशन है तो लाल देंगे, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए ग्रीन देंगे। तो ये 3 कलर, मतलब कलर का इतना महत्व है कि यदि किसी कलर बॉटल में पानी रखें तो उसका भी स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर होता है। तो ये हमारा रंग विज्ञान है। नेक्स्ट प्लीज। सर प्रेजेंटेशन आज हो गए हैं, 3 ही प्रेजेंटेशंस थे। आगे की क्लास सर अब आप संभालें प्लीज। सर 2 क्वेश्चंस थे, जी। तो मैं बोलूं आप सर वो क्वेश्चन? एक तो वो था कि स्थूल व सूक्ष्म शरीर में कर्मों का झरना कौन सा है, इसकी व्याख्या करें। और सेकंड क्वेश्चन था सर, चित्त और मन का शरीर में स्थान कहाँ है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समझाएं। हाँ, ठीक है। और आज मैं लेवल 2 के बारे में भी, एग्जामिनेशन के बारे में भी इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जी सर, तो सभी लोग बने रहें। मुनिश्री से जो हमको इस बार का जो चांस मिलने वाला है लोगों को, जो लोग इस बार लेवल 2 देंगे उनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, काफी कुछ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अभी आचार्य श्री के द्वारा काफी नियम में बदलाव हुए हैं और लेवल 2 में अपीयर होना बहुत हार्ड होने वाला है। तो उसकी एलिजिबिलिटी बहुत हाई एलिजिबिलिटी कर दी है, लेकिन एक इस बार के लिए हमने रिलैक्सेशन ली है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले 2 क्वेश्चंस के आंसर ले। पहला क्वेश्चन है कि हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कर्मों का झरना कौन सा है। तो जैसा जो लेशा का स्तर है, तो हमारे सूक्ष्म स्तर पर कर्मों का झरना लेशा को माना गया है। और वैसे हम ये भी मानते हैं स्थूल और सूक्ष्म का मिलन बिंदु भी वही है। तो जब कर्म भीतर से उदय में आते हैं और अध्यवसाय बनते हैं और फिर तेजस शरीर के संपर्क आने पर वो लेशा का रूप लेते हैं। तो कर्मों का झरना सूक्ष्म स्तर पर लेशा को माना गया है। फिर वही भाव के रूप में जब आगे बढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस में आते हैं और हाइपोथैलेमस के माध्यम से ग्रंथि तंत्र पर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन होता है। तो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों का झरना हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को माना गया है। तो ये 2 स्तर पर माना गया है। सूक्ष्म स्तर पर लेशा है कर्मों का झरना, और स्थूल स्तर पर हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो कर्मों का झरना है। मतलब कर्म जो भी उदय में आ रहे हैं, पिछले अनंत जन्मों के जो कर्म हैं जो उदय में आएंगे, पहले लेशा के रूप में प्रकट होंगे और फिर हमारे ग्रंथि तंत्र से सीक्रेशन होगा। फिर ग्रंथि तंत्र के सीक्रेशन के अनुसार ही फिर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे, मन वचन काया की हमारी क्रिया होगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था चित्त और मन का हमारे शरीर में स्थान कहाँ पर। वैसे देखा जाए तो हमारी जो आत्मा है, चित्त जो है हमारी एक आत्मा की एक किरण है। आत्मा का रिप्रेजेंटेशन स्थूल शरीर पर चित्त के द्वारा होता है। और आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं और असंख्य प्रदेश पूरे शरीर में फैले। और आत्मा शरीर प्रमाण होती है, मतलब जितना बड़ा शरीर उतना ही आकार में आत्मा अपना फैल जाती है। मतलब जिस योनि में आत्मा जा रही है
उसे जैसा शरीर मिला उसके अनुसार ही आत्मा का आकार हो जाता है, उसी आकार में फैल जाता है। जैसे दिए का प्रकाश होता है ना, दिए का प्रकाश बहुत छोटी जगह में भी रह सकता है और बहुत बड़ी जगह में भी फैल सकता है। उसी तरीके से आत्मा शरीर के अनुसार एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसके अनुसार फैल जाती है और पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश है। ये तो हो गई तात्विक बात। अब यदि शरीर पर बोले कि हमारे शरीर पर चेतना किसके माध्यम से प्रकट होती है, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये कहना है कि हमारे शरीर में चेतना की अभिव्यक्ति नाड़ी तंत्र के माध्यम से, जहां जहां नाड़ी तंत्र वहां वहां आत्मा चेतना, क्योंकि नाड़ी तंत्र के माध्यम से ही हमारी आत्मा चेतना का स्थूल शरीर में प्रकट हो सकती है। यदि कोई शरीर का हिस्सा है जहां पर नाड़ी तंत्र काम करना बंद कर दे, तो फिर वहां पर मतलब चेतना भी काम करना बंद कर, क्योंकि आत्मा भी, हमारी चेतना भी नाड़ी तंत्र के माध्यम से ही पूरे शरीर में अभिव्यक्त होती है। तो चेतना की अभिव्यक्ति वहां कम हो जाएगी। तो जिस शरीर के हिस्से में नाड़ी तंत्र काम नहीं कर रहा है, तो वहां के संवेदन भी महसूस नहीं होगा। जिसे नाड़ी तंत्र के संवेदन करते हैं ना, जैसे सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, ये दोनों के माध्यम से पूरे शरीर में नाड़ी तंत्र का जाल है। सेंसरी नर्व से हम ज्ञान करते हैं, संवेदन करते हैं, और मोटर नर्व से कार्य करते हैं। इन दोनों से हम ये नाड़ी तंत्र का पूरे शरीर में पेरिफेरल्स के माध्यम से जाल फैला हुआ। प्रश्न ये है कि अब ये तो सिद्ध हो गया कि हमारी चेतना की व्यक्ति नाड़ी तंत्र के माध्यम से, और नाड़ी तंत्र का मुख्य स्थान कहाँ पर है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये नाड़ी तंत्र का मुख्य स्थान है। और फिर इसके माध्यम से, ये मेन स्थान है, इसके माध्यम और इसके शाखाओं से, प्रशाखाओं से, नर्व्स के माध्यम से पूरे शरीर में नाड़ी तंत्र का जाल फैला। चूंकि नाड़ी तंत्र का मुख्य स्थान हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं हमारे चित्त और मन का शरीर में, वैसे तो जैसे चित्त और मन, हम जैसे बोलते हैं ना, पैर के अंगूठे पर चित्त को ले जाओ, तो हमारा चित्त पैर के अंगूठे पर चला जाता है, मन भी चला जाता है। तो पूरे शरीर में तो जा सकता है, पूरे शरीर में ही चित्त और मन का, जैसे पूरे शरीर में आत्मा है, चेतना है, वैसे ही चित्त और मन पूरे शरीर में है, लेकिन जा सकता है। लेकिन उसका मुख्य जो प्लेस है वो है हमारा ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसा लिखेंगे कि चित्त और मन का क्योंकि चेतना की अभिव्यक्ति हमारे नाड़ी तंत्र के माध्यम से, और उसका स्थान ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसलिए हमारे चित्त और मन का मुख्य निवास स्थान, जो भी बोले, वो हमारा ब्रेन। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं। अब लेवल 2 के बारे में, लेवल 2 के बारे में एक टेंटेटिव डेट जो है 21 मार्च से 29 मार्च, ये डेट रखी गई है। और इसमें सूरत और मुंबई वालों को ये एक सुविधा है कि एक डायरेक्ट ट्रेन है सूरत और मुंबई से, जो कि 20 मार्च को वहां से रवाना होगी, तो 21 मार्च को वो सुबह सुबह वहां पहुंच सकते हैं। और 29 मार्च की नाइट को वहां से वही ट्रेन है। तो सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे लोगों के लिए तो बहुत ही सुविधा है। और बाकी जगह से भी फिर अपना जैसा भी अनुकूलता हो वैसा करेंगे। तो 21 मार्च से 29 मार्च एक टेंटेटिव डेट रखी गई है। लाडनू में ये शिविर अटेंड करना होगा, क्योंकि लेवल 2 का एग्जाम के लिए तो लाडनू आना ही पड़ेगा। लेवल 2 का एग्जाम लोकल लेवल पर नहीं होगा। एक एक्सेप्शन के तौर पर मुंबई में रखा गया था 2-3 साल पहले, लेकिन 29 मार्च को होली है क्या? जी सर, अच्छा, सुधा जी जैन लिख रहे हैं होली है 29 में। आई थिंक सो 29 को होली है। हाँ, होली खेलने वाली होली है 29 को, या तो होली होगा या तिलक होगा सर, कुछ तो है 29 को।
अच्छा, आपका ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, वो छुट्टी के दिन है, 2-3 दिन काम आ जाएंगे, वैसे भी होली खेलते नहीं है लोग। तो ये टेंटेटिव डेट रखी गई थी क्योंकि इस पीरियड में थोड़ा सा छुट्टियां रहती हैं, ज्यादातर बच्चों की भी छुट्टियां रहती है, स्कूल भी बंद रहते हैं 4-5 दिनों में, तो ये उस हिसाब से डेट रखी गई है। और इसमें लेवल 2 के लिए जो अभी एलिजिबिलिटी है वो हमारे लाडनू या गुरुदेव के यहाँ पर जो होते हैं ना 8 से 10 दिन के कैंप होते हैं, कम से कम जिस साधक ने 3 कैंप किए हुए हैं वही भाग ले सकता है। अभी जो एलिजिबिलिटी आई है, कम से कम 8 से 10 दिन वाले 3 कैंप रेजिडेंशियल कैंप किए वही भाग ले सकता है। लेकिन इस बार मैंने रिलैक्सेशन ये ली है कि जिसने एक 10 दिन का कैंप किया हुआ है, 8 से 10 दिन वाला कोई भी लाडनू या गुरुदेव के यहाँ पर रेजिडेंशियल कैंप किया हुआ है, वो भाग ले पाएंगे लाडनू। तो 2 कैंप का रिलैक्सेशन ले लिया है। और जो भी जिन्होंने भी कम से कम 8 या 10 दिन का एक कैंप किया हुआ है और ये 6 महीने की पूरी कॉन्ट्रैक्ट क्लास की है, वो लोग लाडनू वाले इस कैंप में भाग ले सकते हैं। उसके लिए एक काम उनको और करना पड़ेगा, उनको लेवल 2 का सर्टिफिकेट जब मिलेगा कि वो इस मार्च वाले कैंप के बाद में कभी भी 8 से 10 दिन का कोई भी कैंप गुरुदेव के यहाँ या लाडनू में कभी भी साल में 2 साल में जब भी वो कैंप एक और कर लेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, यदि पास होने वाले कैंडिडेट्स। तो अभी बहुत सारे हमारे ऐसे जो लेवल 2 के जो अभी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे शायद उन्होंने 3 या 4 कैंप नहीं किए। तो ये फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन है, बाद में ये रिलैक्सेशन नहीं रहेगी। तो फिर बाद में फिर उनको पूरे वो 3 कैंप, कम से कम 3 कैंप करने होंगे, चौथा कैंप लाडनू वाला 9 डेज वाला करना होगा। तो ये ध्यान में रखकर, और दूसरा क्या, इस बार सीट भी लिमिटेड ही रखेंगे क्योंकि 1 इज कंपल्सरी। यस, कम से कम एक कैंप तो होना चाहिए, चाहे वो लेवल 1 वाला भी हम काउंट कर लेंगे। लेवल 1 के लिए भी किसी ने यदि वहां पर 8-10 दिन की साधना की है तो वो भी हम काउंट कर लेंगे एक में। तो एक कैंप तो 8 से 10 दिन वाला जरूरी है, ये 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो फिर बाद में सबको उसी प्रोसेस से आना पड़ेगा। तो हमारे पास लाडनू में कैपेसिटी कम है। लेवल 1 के लिए करीब करीब हमारे पास में 500 एप्लीकेशन पहले से आ चुकी है, पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो हमारे लिए करीब करीब हमारे लिए 70-80 लोगों से ज्यादा वहां पे कैंप में ले नहीं सकते हैं। तो जो फर्स्ट 40 लोग आ जाएंगे उनको हम इस बार लेवल 2 में ले पाएंगे, और लेवल 1 में भी 40-50 ले पाएंगे। तो अभी अनाउंस करेंगे। तो लेवल 2 वाले जिनको भी लेवल 2 का एग्जाम देना है तो अभी से अपनी तैयारी भी शुरू कर दे पूरी। जिन्होंने भी कम से कम एक कैंप किया हुआ है 10 दिन का, 8 से 10 दिन का लाडनू में, तो वो लोग अपना मानस बना लें, तैयारी कर लें, और थ्योरेटिकल तैयारी वहां पूरी करके आए। वहां पर थ्योरेटिकल तैयारी ज्यादा नहीं कराएंगे, केवल उनकी जो जिज्ञासा है, क्वेरीज कोई है, उसका सॉल्यूशन देंगे। वहां 2 चीज पर ज्यादा फोकस रहेगा लाडनू में इस बार। एक तो प्रैक्टिकल पर फोकस रहेगा, प्रैक्टिकल वो कैसा करते हैं, और दूसरा करवाते कैसा है, बोलते कैसा है, अपने अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट कैसा कर सकते हैं, और ध्यान में कितनी गहराई में उतरे हुए हैं। तो उनका ध्यान में भी देखा जाएगा कि 40 से 45 मिनट कितने स्थिरता है उनमें, और उनका व्यवहार कैसा है, चलने में कैसा है, वो बोलने में कैसा है उनका व्यवहार, मतलब इन सारी चीजों का आकलन ज्यादा होगा। तो ज्ञानात्मक पक्ष कम होगा वहां पर, साधना का पक्ष ज्यादा रहेगा। तो लेवल 2 के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ज्ञान पक्ष तो अभी हमने 6 महीने की क्लासेस में बहुत सारी चर्चा की है, डिस्कशन किया है, ये पक्ष कम रहेगा वहां पर, ये क्लासेस भी कम होगी, केवल जिज्ञासा समाधान टाइप ज्यादा रहेगा, बस इतना ही। तो जिनको भी तैयारी करनी है, थ्योरी की तैयारी अपने घर से करके आएंगे, वहां प्रैक्टिकल ज्यादा होगा, ध्यान ज्यादा होगा, आसन प्राणायाम का
ज्यादा होगा, बोलने का अभ्यास ज्यादा होगा और उनका साधना पक्ष देखा जाएगा। तो ये सूचना मैंने आपको दे दी है। सब जिन जिन का भी अपना मन है वो मानस बना लें। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लेवल 2 का कैंप भीलवाड़ा में रखें। तो एक बार यदि मार्च में मेरे हिसाब से शायद लेवल 2 के अभी जितने भी लोग लाइव हैं, या तो वंदना जी कोई ग्रुप में आंसर मंगवा लें कि जी सर। मार्च में ज्यादा सुटेबल है या उनको जुलाई अगस्त ज्यादा सुटेबल है। जी ये सर, जुलाई अगस्त में ज्यादा सुटेबल होगा तो फिर हम भीलवाड़ा में रखेंगे ये कैंप। हाँ सर, ये इन्फॉर्मेशन रखवा लेते हैं और एक कल गूगल फॉर्म ग्रुप में शेयर किया जाएगा, उसमें भी ये ऑप्शन है फॉर्म में कि आप 2021 में कर रहे हैं लेवल 2 का या उसके अगले साल आप करेंगे। नहीं, इसमें ये भी ऑप्शन आप डाल दीजिए कि आप मार्च वाले लाडनू का मार्च या वाले जुलाई लाडनू अगस्त का में या भीलवाड़ा। आप, हाँ जी सर। तो 40 लोगों का मैक्सिमम हम ले पाएंगे इस बार। जी सर। और इंडिपेंडेंट हुआ यदि भीलवाड़ा में तो शायद फिर ठीक है, 60 लोगों को भी ले पाएंगे। जी सर। तो ये मैंने सूचना दे दी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है लेवल 2 वालों के लिए, तो अपना मानस बना ले और तैयारी कर ले। और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। सर जी सर, सीमा धोखा बोल रही हूँ मैं। जी बोलिए। बोलिए सर। सर मैंने ना मानस मंदिर में 10 दिन का शिविर किया था और एक क्लासेस कर रही हूँ, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? मानस अच्छा, मंदिर में किया था। हाँ रेजिडेंशियल वो 6 दिन का था। नहीं, वो हाँ 5-6 दिन का था। 6 दिन का था। इसके हाँ। अलावा आपने नहीं किया हुआ है? इसके अलावा तो मैंने प्रेक्षक शिविर बहुत ज्वाइन किए हुए, लेकिन उसका कुछ ये नहीं है। प्रेक्षक शिविर तो मैंने ज्वाइन किए हुए बहुत से। रेजिडेंशियल आपने 8 दिन का कोई किया हुआ है क्या? नहीं। हाँ, तब फिर क्या होगा, आपको अभी 8 दिन का करना होगा कहीं पर भी। कहाँ पे कर सकते हैं? लाडनू में होते हैं, हर साल होते हैं, 8-9 कैंप होते हैं। अब पहले वो शिविर ज्वाइन करके फिर लेवल 2 में आना पड़ेगा क्या? यस यस यस। वो कम से अपने लेवल 1 वालों ने, लेवल 1 जिन्होंने लाडनू से किया उनका भी हम काउंट कर लेंगे कि मैंने लाडनू से नहीं किया, न्यू बॉम्बे से किया है। हाँ ठीक है। वो तो फिर आपको एक कैंप करना पड़ेगा। एक जिन्होंने भी लाडनू में या गुरुदेव किया है, जो 8 से 10 दिन का रेजिडेंशियल कैंप होता है वो किया हुआ है, कम से कम एक जरूर किया हुआ है। तो मतलब अभी मैं ज्वाइन करूंगी, ये अभी जो 21 का वो ज्वाइन करूंगी, बाद में वापस भीलवाड़ा का ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको एक काम करिए कि जैसे फरवरी में एक कैंप होगा वहां पर, फरवरी और मार्च में कैंप होगा, साधना का शिविर होगा, वो अटेंड करें, फिर आप ट्रेनर्स कैंप अटेंड। मतलब एक कैंप आपको इस शिविर से पहले करना जरूर, 10 दिन का, 8 से 10 दिन का जैसा भी। तो अभी अगर मार्च में ये लगता है कैंप, तो इसमें मैं ज्वाइंट नहीं हो सकती हूँ ना? नहीं नहीं, आप नहीं हो सकते। ओके, आपको एक शिविर करना होगा पहले। थैंक यू। और नहीं तो इस बार यदि इस बार मार्च में जो लोग भाग ले रहे हैं उनके लिए तो एक कैंप की रिक्वायरमेंट है। मार्च वाले कैंप के बाद में 3 कैंप की रिक्वायरमेंट है। ये 3 कैंप रेजिडेंशियल 8 से 10 दिन वाले अटेंड कभी भी किए हो, चाहे आपने 20 साल पहले किए हो, कभी भी किए होने चाहिए। हेलो, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र सर, मैं कलकत्ता से सरला जैन बोल रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी हम लोग ये शिविर अटेंड कर ले मार्च वाला या भीलवाड़ा वाला, तो बाद में एक और करने से हो जाएगा क्या? पहले एक किया होना चाहिए। नहीं, पहले एक भी नहीं किया हुआ, रेजिडेंशियल नहीं किया हुआ है। वो करना होगा, पहले तो एक करना ही होगा। पहले एक शिविर अटेंड करने के बाद ही लेवल 2 में जा पाएंगे। हाँ, मार्च वाला भी वही लोग कर पाएंगे, कम से कम एक शिविर होना चाहिए। तो इसके लिए एक ऑप्शन ये है कि फरवरी में जो लाडनू का कैंप है वो अटेंड कर लें आप, तो फिर मार्च में फरवरी में 1 से 8 फरवरी जो है। हाँ, 1 से 8 फरवरी भी है, 1 से 8 मार्च भी है। तो अच्छा, से कोई भी उनको अगर अटेंड कर लें तो हो सकता है। यस यस यस। हेलो, जय जिनेंद्र सर, मैं सायरा जैन बोल रही हूँ मुंबई से। सर, मैंने आज से 14 साल पहले धर्मानंद जी के सानिध्य में अध्यात्म साधना केंद्र महरौली से किया। चलेगा, वो भी चलेगा। यदि आपने रेजिडेंशियल कैंप किया है तो चलेगा वहां भी। यदि
जय जिनेन्द्र सर, मैं सीमा कावड़िया बोल रही हूँ। सर मैंने 2 साल पहले लाडनू से आवासीय शिविर किया, लेकिन उसका सर्टिफिकेट मैंने नहीं लिया है। कोई बात नहीं, देखिए हमारे लेवल 2 के जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट है, हम उनकी कही हुई बात मानेंगे। कि सर्टिफिकेट ना तो हम चेक करने वाले हैं, उन्होंने जो करा है तो केवल उसका डिटेल देना उनको बस खाली। हाँ सर, सर मेरा इंटरनेट चला गया था, मुझे आपका जवाब नहीं सुनाई दिया। नहीं, आपने धर्मानंद जी के निर्देशन में जो शिविर किया है वो भी काउंट होगा इसमें, यदि वहाँ पे आपने रेजिडेंशियल कैंप किया पूरा। हाँ सर, 8 दिन के लिए किया था मैंने। तो वो काउंट हो जाएगा, वो भी काउंट होगा। साधना केंद्र का भी काउंट करेंगे, लाडनू का भी करेंगे, और जय जिनेन्द्र सर, वो भी तीनों जगह में से कहीं भी किया हो तो काउंट होगा। जय जिनेन्द्र सर, साधना परमार बात कर रही हूँ। मैंने लाडो या दिल्ली से नहीं किया, मैंने यहाँ साउथ में जो मुन्नार, ऊटी, एरकाड वहाँ का किया, रेसिडेंशियल 3-4 किए, 5-5 दिन। वो वैलिड होंगे? क्योंकि वो भी प्रेक्षा फाउंडेशन के ही तत्वाधान में हुए थे कैंप, और इसमें 2-3 कैंप में तो मैं भी आया हूँ, तो वो भी काउंट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर, आप जय जिनेन्द्र सर, अरे प्रेक्षा फाउंडेशन के तो शिविर मैंने भी ज्वाइन किए 5-5 दिन के, शादी से पहले 5-5 दिन के तो ऐसे मैंने भी किए हैं शिविर। ठीक है, आप उसका डिटेल दे दीजिए, यदि आपने 2 या 3 किए हैं तो ठीक है, फिर ऐसा चलेगा, फिर उसमें देख लेंगे। 8 दिन के नहीं है, 5-5 दिन के शिविर किए हुए मैंने बहुत से। ठीक है, आप एक बार अप्लाई कर दीजिए, फिर जैसा भी होगा देख लेंगे ना। ठीक है, थैंक यू सर। आज का संपन्न करते हैं। जी सर, आप क्लास संपन्न कराएं। सभी के हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर। क्लास मीटिंग एंड करते हैं। ओमरम। ओमरम।